नमस्कार। राजस्थान का सिकराय ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी पहेली है। तो आज हम 2023 के चुनाव की एक गहरी पड़ताल करेंगे, आंकड़ों को खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिकराय की जनता ने क्या फैसला सुनाया और इस फैसले के भविष्य के लिए क्या मायने हैं। हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम सिकराय की जमीन को, वहां की मिट्टी को समझेंगे। फिर 2023 के नतीजों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि पार्टियों की चुनावी मशीनें आपस में कैसे टकराईं और इससे गवर्नेंस के लिए क्या सबक मिलते हैं। और आखिर में इस पर बात होगी कि एक सच्चा जन नेता कैसे बना जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिकराय की बुनियाद से। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को समझना बेहद जरूरी होता है। तो आखिर सिकराय में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? सिकराय दौसा जिले में आता है और ये एक अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षित सीट है। इसका चुनावी इतिहास बहुत ही दिलचस्प और काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है और यही बात इसे विश्लेषण के लिए एक बहुत अहम केस स्टडी बना देती है। अब जरा सिकराय के चुनावी इतिहास की इस लय को देखिए। यहाँ सत्ता किसी एक पार्टी के हाथ में टिकती ही नहीं है। 1993 से लेकर आज तक वोटर्स ने कभी भी किसी एक पार्टी को लगातार 2 बार से ज्यादा मौका नहीं दिया। ये क्या बताता है? ये एक ऐसे राजनीतिक माहौल की कहानी है जहां मुकाबला हमेशा कड़ा होता है और जनता के पास हमेशा एक विकल्प मौजूद रहता है। पिछले 30 सालों में यहाँ एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है। वोटर्स की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। 1,31,000 से बढ़कर अब 2,63,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस क्षेत्र का राजनीतिक महत्व कितना बढ़ चुका है और अब पार्टियों को पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनानी होगी। और 2023 के चुनाव में लगभग 70% मतदान हुआ। ये आंकड़ा दिखाता है कि सिकराय के लोग अपने लोकतंत्र को लेकर कितने जागरूक हैं। वो अपने वोट की ताकत को समझते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी आवाज को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो चलिए अब सीधे 2023 के चुनाव के अंतिम नतीजों पर आते हैं। देखते हैं कि नंबर क्या कहते हैं। नतीजों में देखें तो बीजेपी को लगभग 50% वोट मिले और कांग्रेस को करीब 45%। इसका मतलब साफ है, बीजेपी जीती तो जरूर, लेकिन मुकाबला बेहद नजदीकी था। यहाँ हर एक वोट की कीमत थी। जीत और हार का अंतर महज 9,428 वोटों का था। ये इतना कम मार्जिन है कि अगर कुछ हजार वोटर्स का मन भी बदल जाता तो नतीजा आज कुछ और होता। इस चुनावी मैदान में 2 मुख्य चेहरे थे। एक तरफ थी कांग्रेस की ममता भूपेश, 50 साल की एक अनुभवी दलित बैरवा नेता जो पूर्व मंत्री भी थी और उस वक्त विधायक भी। और दूसरी तरफ थे बीजेपी के विक्रम बंसीवाल, 44 साल के एक मीणा नेता जिन्हें केंद्र सरकार का पूरा समर्थन हासिल था। देखिए, जब इतने मजबूत उम्मीदवार आमने सामने हों तो बहस और भाषण का स्तर बहुत मायने रखता है। यहीं हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की नींव एक जिम्मेदार और सोची समझी बहस पर टिकी है। सार्वजनिक जीवन में बोले गए हर शब्द का वजन होता है और उसे सभी के सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखकर ही बोला जाना चाहिए। अच्छा, अब तक हमने देखा क्या हुआ। अब सवाल है कि ये क्यों हुआ? ये नतीजा सिर्फ 2 उम्मीदवारों का नहीं था, बल्कि उनके पीछे काम कर रही 2 बड़ी राजनीतिक मशीनों की टक्कर का था। इस नतीजे को समझने के लिए हम दोनों पार्टियों की ताकत को जरा गहराई से देखते हैं। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में क्या था? ममता भूपेश का जमीनी तजुर्बा और दलित समाज के साथ उनका सीधा व्यक्तिगत जुड़ाव, ये उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब बात आई संगठन की, जमीनी मशीनरी की, तो वहां बीजेपी का जो बूथ लेवल मैनेजमेंट था और उनका अनुशासित कैडर, वो असल में एक गेम चेंजर साबित हुआ। तो ये लड़ाई असल में एक क्लासिक लड़ाई बन गई। एक तरफ व्यक्तिगत अपील और दूसरी तरफ संगठनात्मक शक्ति। आइए कांग्रेस के अभियान का एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी उनकी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे। उनकी ताकत थी सत्ता में होना, एक मंत्री की छवि और एक स्थापित दलित नेता का चेहरा। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? वोट शेयर में 12% की भारी गिरावट और बूथ स्तर पर संगठन का कमजोर होना। हाँ, उनके पास कल्याणकारी योजनाओं को भुनाने का मौका था, लेकिन सामने बीजेपी के राष्ट्रीय नैरेटिव और उनके मजबूत कैडर का सीधा खतरा भी था। अब बीजेपी की तरफ देखते हैं।
उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका संगठनात्मक अनुशासन और केंद्र सरकार की नीतियों की अपील। कमजोरी ये थी कि उनका उम्मीदवार इस सीट के लिए नया था और उसका जमीनी काम शायद उतना नहीं था। उनके लिए अवसर था राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाना और स्थानीय नेताओं से गठबंधन करना। लेकिन एक बड़ा खतरा भी था। अगर दलित समुदाय को ये महसूस होता कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो एक जातीय प्रतिक्रिया हो सकती थी जो उनके खिलाफ जा सकती थी। तो इस पूरे विश्लेषण से आगे के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है? यहीं पर आता है चतुर्मुख सिद्धांत। ये भविष्य के राजनीतिक जुड़ाव और शासन के लिए एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक ढांचा है। ये चतुर्मुख सिद्धांत असल में 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, एक सटीक चुनावी रणनीति जो हर प्रमुख वोटर समूह को सीधे टारगेट करे। दूसरा, संगठन का पुनर्निर्माण, जिसमें बूथ स्तर की टीमों को फौलाद की तरह मजबूत बनाया जाए। तीसरा, नैरेटिव पर कंट्रोल रखना, मतलब जनता तक ये बात पहुंचाना कि आपके पास स्थानीय शासन और सामाजिक न्याय का एक बेहतर विजन है। और चौथा, संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल, ताकि हर रुपया और हर कार्यकर्ता सही जगह सही काम में लगे। रणनीति बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन इसकी एक नैतिक सीमा भी है। भारत का जो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP कानून है, वो इसी सीमा को तय करता है। इसका सीधा सा सिद्धांत है, किसी भी नागरिक के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसकी सहमति और उसकी गोपनीयता का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। जिम्मेदार डेटा उपयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता है। तो चलिए अब सिर्फ इस एक चुनाव से आगे बढ़ते हैं और उन सार्वभौमिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक प्रभावी और नैतिक राजनीतिक नेतृत्व के लिए जरूरी होते हैं। हार या जीत से अलग हटकर अगर ममता भूपेश के व्यक्तिगत गुणों को देखें तो उनमें 3 चीजें दिखती हैं: प्रतिभा, इच्छा शक्ति और प्रभाव। वो MBA शिक्षित हैं, एक अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने कई चुनावी लड़ाइयां लड़ी हैं, मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली है। ये गुण किसी भी नेता के लिए भविष्य में अच्छे शासन की एक बहुत मजबूत नींव होते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, राजनीति से परे एक नेता का असली उद्देश्य क्या होता है? क्या यह सिर्फ चुनाव जीतना है या जनसेवा का कोई और भी गहरा मतलब है? सिकराय का ये विश्लेषण दिखाता है कि आज की राजनीति में डेटा, रणनीति और जन केंद्रित नेतृत्व कितना जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक